हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनी गाइस। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। द रीजन बीइंग, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लब करके आपको देने वाले हैं। ठीक है, आई होप दिस बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसमें हम टॉपिक्स बहुत लिमिटेड रखने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी बल्कि। Every single topic which is important and taking only the crucial points which is very important from your exam point of view। ठीक है, सो आपको करना क्या है, आपको वीडियोस देखने हैं हर दिन। ठीक है, हम इसको ऑलमोस्ट एवरी डे लाएंगे। देयर विल बी अदर फैकल्टी, कशिश मैम विल बी देयर विथ मी, जो हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। सो पहला है आपको वीडियोस देखने हैं। उसके बाद एक हम और वीडियो रिलीज करेंगे विच विल इंक्लूड द क्वेश्चंस बाय एंड लार्ज रिलेटेड टू द सेम टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस सेशन। ठीक है, सो करंट अफेयर्स एज अ होल विल बी सॉल्व्ड विद इन दीज 2 मंथ्स। और अगर आप इसको करते हो तो हमारा ये टारगेट है दैट वी विल इंश्योर दैट यू गेट मोर देन 100 मार्क्स और आपका कट ऑफ क्लियर हो। इस साल का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो है अराउंड 92। ठीक है, तो 92 से ज्यादा हमारा टारगेट है, हम 120 टारगेट कर रहे हैं। अराउंड 120 प्लस हम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। एंड देन इवन इफ द डे इज नॉट आवर्स, हमारा दिन भी खराब है, अगर लेट्स हम प्रीलिम्स कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और अगर उस दिन हमारा दिन भी खराब है, तो विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड एटलीस्ट गेट मोर देन 100 मार्क्स, राइट। ताकि हमारा कट ऑफ, एक जनरल कट ऑफ जो है वो भी क्लियर हो जाए। सो इट गोज वेल फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड देन अकॉर्डिंगली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो ये टॉपिक्स के ऊपर होगा, मेजर टॉपिक्स और मेजर पॉइंटर्स इस पे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, so the very first topic that I have chosen with respect to the exam, and I think there is a huge chance something related to GDP can come, because जो गवर्नमेंट है उन्होंने जीडीपी सीरीज को अभी नया रिलीज किया है, न्यू जीडीपी सीरीज। अब न्यू जीडीपी सीरीज इन व्हाट सेंस, बिकॉज बहुत सारे नए आइटम्स ऐड होते हैं। ठीक है, जो जीडीपी सीरीज पहले थी, ठीक है, या बेस ईयर जो पहले था, ठीक है, उसको अभी इन्होंने चेंज किया है। और क्यों चेंज किया है, क्योंकि जो नए लेट्स से ग्राहक है, जैसे आप और मैं कंज्यूमर्स है, तो हम कुछ भी नई चीजें जो खरीद रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जो है फोन्स का कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो चीजें बहुत रिडंडेंट हो गई है, जैसे टेप रिकॉर्डर अब लोग यूज नहीं करते, जनरली लोग फोन में ही गाना सुन लेते हैं या स्पीकर्स ले लेते हैं। तो अब टेप रिकॉर्डर को जीडीपी के कैलकुलेशन में रख के कोई फायदा नहीं है, लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, और नई चीजें जैसे जीएसटी है, जीएसटी में हर दिन कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो जीएसटी का जो नया डेटा है, या लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक डेटा कुछ अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है पब्लिक से, तो वो भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखते हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉस्पाई हैज रिलीज द न्यू जीडीपी सीरीज 2023 2022 2023 बेस ईयर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चीज जो यूपीएससी पूछ सकती है इज फ्रॉम दिस एरिया ओनली। ठीक है, द बेस ईयर इज 2022 टू 2023। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन। अब जो ग्रोथ है, अब ये बाय एंड लार्ज ग्रोथ जो पैरामीटर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आप लमसम आइडिया लगा सकते हो। द ग्रोथ इज अराउंड 7%, 7.5%। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन आई विल रीइटरेट दैट पॉइंट। अब ये निकालता कौन है, मॉस्पी। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है जो ये जीडीपी रिलेटेड, सीपीआई रिलेटेड काफी कुछ डेटा निकालती है। ठीक है, हैज इंट्रोड्यूस दिस न्यू जीडीपी सीरीज विथ 2022-23 as the base year. Again, the same data is there and expect a statement which includes this fact. ठीक है, 2022 से 23 वाला डेटा आ सकता है एग्जाम में। अब ये डेटा अगर गवर्नमेंट निकालती है तो इसका एक जो आधार है वो कहां से लेती है, तो द 2008 सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट SNA 2008, ये गवर्नमेंट ने यूज किया है। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू इट, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपाइल दिस डेटा। तो आपको याद रखना है SNA 2008 का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रोटोकॉल दिया गया था उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बनाया है। अब इंडिया नॉमिनल जीडीपी कितना है, इट्स अराउंड 345 लाख करोड़। ये इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है। देयर आर टू काइंड ऑफ जीडीपी, वन इज नॉमिनल जीडीपी, वन इज अनदर इज रियल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द करंट प्राइस, ठीक है, वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, एंड इज क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग द फिस्कल रेशियो। फिस्कल रेशियो क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया डेट टू जीडीपी, ये फिस्कल रेशियो हो गया। फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी। अब दीज आर सर्टेन डेटास
that are important when you are analyzing any macroeconomic indicator for the country as such, ठीक है। मेजर शिफ्ट क्या हुआ है, मेजर चेंजेस क्या हुए हैं? सबसे बड़ा शिफ्ट है, अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द शिफ्ट फ्रॉम सिंगल डिफ्लेटर टू डबल डिफ्लेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर डबल डिफ्लेशन करोगे तो एक इनपुट और एक आउटपुट दोनों के अगर आप ये एंड्स पे लगाओगे तो विल गेट अ मोर एक्यूरेट डेटा। इसको किया इसलिए गया है ताकि हमारी जो डेटा कैलकुलेशन है, हमारी जो इनपुट जो हम डेटा से जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, इट विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग अ वेरी गुड करेक्ट डेटा, ठीक है। द न्यू सीरीज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स एडिशनल डेटा सोर्सेज सच एज जीएसटी डेटा, ई वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, पीएलएफएस जिसको कहते हैं हम, पीएलएफएस सर्वे, ठीक है। बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीडीपी सीरीज, न्यू जीडीपी सीरीज, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। So let's go to the next topic. The next topic is about India and EU. India and EU आपको पता होगा that recently in 2026 itself we have signed a FTA. FTA मतलब Free Trade Agreement, ठीक है। अब इंडिया और EU अपने to grant each other, एक दूसरे को most favored nation का एक स्टेटस देती है, ठीक है, आफ्टर द एग्रीमेंट कम्स इनटू प्लेस। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, EU भी कहीं लिखते हैं इसको, इफ यू सी द थिंग इन द, इफ यू सी दिस टर्म इन द न्यूज़पेपर EU, तो आप समझ लेना यूरोपियन यूनियन है, आर सेट टू ग्रांट ईच अदर मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब देखो दिखने में आपको लग रहा हो मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब क्या ही हो गया है, ठीक है, बट इट इज नॉट दैट यू नो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटस नहीं दिया गया है, बट एक जनरल आई मीन जो भी आप एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो उसको बट एक इक्वालिटी में लाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। स्टेटस फॉर द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और EU के बीच में, निटिग्रिटी जो डिटेल्स हैं अभी भी फिक्स किए जा रहे हैं, इट हैज नॉट येट कम इनटू एक्शन, ठीक है। सो जब ये आ जाएगा, जब ये लागू हो जाएगा तो 5 साल के लिए इंडिया और EU, ठीक है, स्टेटस ऑफ MFN देंगे, ठीक है। अब MFN है क्या, व्हाट इज MFN स्टेटस? According to the World Trade Organization WTO, the MFN principle guarantees non-discriminatory trade by requiring countries to treat all trading partners equally, ठीक है, सारे trading partners को हम equally treat करेंगे। Core principle क्या है? If a country grants a special favor such as lower custom duty to one trading partner, it must extend the same benefit to all other WTO partners, ठीक है, या members. Countries cannot normally discriminate between the trading partners. MFN इंश्योर करती है इक्वालिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो WTO का जो मेन मैंडेट है वो है ईज ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड एज इन कंट्रीज, ठीक है। तो WTO का ही एक MFN स्टेटस है जो देती है, जो आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे। अगर आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा संबंध नहीं था, तो पाकिस्तान ने इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया था। इवेंचुअली इंडिया ऑल्सो रिवोक द MFN स्टेटस टू पाकिस्तान, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। तो अगर ये एंगल आता है तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अब MFN जो है अगर WTO के एग्रीमेंट में है तो कौन कौन से WTO के एग्रीमेंट में ये रिफ्लेक्ट करती है? सो द वेरी फर्स्ट इज MFN इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये हम अपने इकोनॉमिक जनरल क्लास में पढ़ते हैं। आई थिंक अगर आपको गैट के बारे में पता नहीं है तो आई थिंक यू शुड रिवाइज इट एंड आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट। MFN इज अ प्रायोरिटी आर्टिकल इन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ गैट्स, GATS, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा है GATT इज अबाउट ट्रेड एंड टैरिफ, यहाँ है ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, वो गुड्स के लिए है, ये ट्रेड इन सर्विसेज के लिए है गैट्स। एंड तीसरा इज आर्टिकल 4 ऑफ एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR के लिए है, ठीक है। सो दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ ओनली MFN, ठीक है। व्हाट इज MFN यू शुड नो। तो पहला हमने देखा था अबाउट जीडीपी कैसे है, नया सीरीज लॉन्च किया गया है, बेस ईयर क्या है, अभी हम देख रहे हैं MFN के बारे में, ठीक है। थर्ड इज योर FTA अगेन। इंडिया इन द रिसेंट पास्ट इन 2023, 24, 25, 26, 25 एंड 26 में तो बहुत सारे, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। So there is a huge possibility that UPSC can ask questions from this area. So India secures preferential access to 2/3 of global trade through FTA. अब FTA तो हो गया है, बट डीलिंग एक्चुअल कैसे फ्रुक्टिफाई करती है वो ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। FTA है क्या? FTAs आर लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज। अब UPSC में दे सकती है लीगली बाइंडिंग है या नहीं है,
ठीक है, एज सिंपल एज दैट दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जामिनेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल ईयू, ट्रेडिंग ब्लॉक्स कैसे हो गए, ईयू में जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, aimed to reduce or eliminate trade barriers such as tariff, quotas, restrictions or on imports and exports along with non-tariff barrier. टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर दो तरीके के बैरियर होते हैं जब आप कभी भी ट्रेड कर रहे होते हो। कोटा क्या हो गया, कोटा ये हो गया जैसे कि हम लेट्स से यूरोपियन यूनियन से 25% ही इंपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, या कोई हम कोई कमोडिटी के ऊपर भी कोटा लगा सकते हैं, हम इतना ही करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 क्विंटल ही लेंगे, 10 क्विंटल ही लेंगे, जस्ट एक एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। These agreements often include provisions for trade facilitation, intellectual property rights, investment protections, etc. ठीक है। सो इसमें अभी तक क्या आपको इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, एफटीए का डेफिनेशन जानना है, विच इज योर लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इंडिया यूजेस डिफरेंट टर्म्स टू डिनोट द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये आइडिया के लिए दिया गया है। सिंगल एफटीए भी अगर आप ध्यान रखते हो तो हो जाएगा, अदरवाइज इफ यू वांट टू गो थ्रू द डिटेल जैसे कि सीका हो गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तभी उसको सीका या सीपा बोलते हैं, ठीक है। इट कवर्स, इट इज वेरी हॉलिस्टिक, ठीक है। और ये सीटा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये थोड़ा लो, एज यू गो हायर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद डिफरेंट कंट्रीज इंक्रीजेस, ठीक है। उसमें आपके जैसे कि कोई भी आप फोन लेते हो, सपोज आईफोन ले रहे हो, आईफोन हो गया, आईफोन प्रो हो गया, आईफोन प्रो मैक्स हो गया, तो प्रो मैक्स में हैज मेनी फीचर्स, राइट। इसी तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट्स भी है, एक हो गया सिंपल एग्रीमेंट एंड देन एज यू गो हायर इन द ऑर्डर देयर आर मल्टीपल एग्रीमेंट्स एंड यू गेट मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। India has secured preferential trade access to markets covering around 70% of global GDP and trade flows. India has now trade agreements with 38 high income countries, many complementary to its export strength. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देखो हमने ये देखा है डब्ल्यूटीओ क्या करती है, ईज ऑफ बिजनेस प्रमोट करती है, ठीक है। तब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो डब्ल्यूटीओ का है, ठीक है। While the WTO is built on non-discriminatory, कोई भी दो कंट्री के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, लेट्स से या इंस्टीट्यूशंस के बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, बट इट परमिट सर्टेन एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 24, ठीक है, ऑफ गैट। अब ये इंपॉर्टेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो हमने जस्ट पिछले स्लाइड में देखा है। दीज इंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीए एंड कस्टम्स यूनियन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Let's move to the next article about a very, very important topic which has been making news in the last 1 year, और last year UPSC prelims 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है, which is your rare earth elements. What are REEs? ठीक है, rare earth element है क्या? Rare earth element are a set of 17 metallic elements that are essential for new tech. What is a new technology? New technology suppose आपका हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो डेटा सेंटर्स हो गया, ठीक है, डेटा सेंटर्स में कुछ चीजें बन रही हैं, फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स हैं, ठीक है। इंडिया वांट्स टू एक्वायर मोर ऑफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो फाइटर जेट्स में होता है, एक्वायर आल्सो, मैन्युफैक्चर आल्सो फाइटर जेट्स, ठीक है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल योर नाइट विजन कैमरास जो होते हैं उसमें भी यूज होता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रही है उसमें यूज होता है। सो दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बैटरीज वगैरह हो गए उसमें यूज होता है। सो द use is manifold and that's why India wants to have a good hold on rare earth elements, ठीक है। It consists of 15 lanthanides, ठीक है, elements which has atomic number from 57 to 71। अब lanthanides क्या है, lanthanides are the elements which has atomic number from 57 to 71 on the periodic table। अब इतना डिटेल आपको नहीं चाहिए, बट कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे लैंथम, सीरियम, नियोडिनम, ठीक है, स्कैंडियम और यूट्रियम भी है, बिकॉज दीज आर टू आर इंक्लूडेड बिकॉज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल्दो इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे नहीं है, बट आर ऑफन इंक्लूडेड इन द सेम ओर डिपॉजिट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अब रेयर अर्थ एलिमेंट का क्या यूज है, क्या होता है, ये पता लग गया। क्लासिफाई कैसे करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं इसको, ठीक है। एक हो गया लाइटर, लाइट REEs, एक हो गया हेवियर, ठीक है, लेस कॉमन एंड मोर वैल्यूएबल, हैवी वाले। और हैवी वाला एक जैसे आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, हैवी वाली जो REEs है ना, इट्स मेनली फाउंड इन चाइना, ठीक है। लाइट वाली कुछ क्वांटिटी में इंडिया में पाया जाता है, विल डिस्कस इट लेटर, 4th 5th पॉइंट में है ये, ठीक है। क्रूशियल फॉर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट सच एज इन एक्सट्रीम हीट,
हाई एक्सट्रीम हीट में परफॉर्म कर सकती है, हाई प्रेशर में परफॉर्म कर सकती है, तो इसकी जो यूजिबिलिटी है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। चाइना डोमिनेट्स द सप्लाई ऑफ HREs, ठीक है, ऑलमोस्ट इंटायरली, जो अभी हमने डिस्कस किया है। जो हैवी वाली है ना, हैवी REs, उसमें चाइना का डोमिनेंस है, और लाइट वाले कुछ एलिमेंट इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोपियम गिव्स रेड कलर। अभी यूजर फ्रेंडली जो है, क्या क्या यूज होता है, रेड कलर में स्क्रीन में होता है। हमने देखा है नियोडिनम इज क्रिटिकल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स इन विंड टर्बाइंस। अब देखो न्यू टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी विंड टर्बाइंस, उसमें यूज होता है, ईवी मोटर्स में यूज होता है। लैंथनम इज यूज इन रिचार्जेबल बैटरीज। नाइट विजन गॉगल्स ऑफ F-35 फाइटर जेट रिक्वायर्स हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम ऑफ दिस मटेरियल। तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। अब एक नाम इसका क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। इज इट एक्चुअली रेयर? ये एक्चुअली रेयर नहीं है, ठीक है, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर क्यों है? इसका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट है कि ऑल्दो ये पाया जाता है इन ह्यूज क्वांटिटी, बट इसकी माइनिंग जो है ना डिफिकल्ट है, बिकॉज ये बाकी और ओर्स के साथ मिलती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेयर, ठीक है। इसकी सपोज आप गोल्ड माइन जाते हो, तो गोल्ड माइन में सिर्फ आपको गोल्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे आप कोल माइन में कोल मिलेगा, आयरन हो गए, सिर्फ वहां पे आयरन मिल रहा है, बट इट इज एक्चुअली क्लब विद अ लॉट ऑफ अदर मिनरल्स, ठीक है। तो इसका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो चाइना की मोनोपोली है। चाइना करंटली कंट्रोल्स अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द माइनिंग एंड नियरली 90% ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेसिटी। 60%, मोर देन 50% सिर्फ चाइना में मिल रहा है, ठीक है, और 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाइना के पास। ऑल्दो इससे रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स भी हैं जो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, ठीक है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? इंडिया कंटेंट्स मेनली लाइट REs, जो हमने अभी डिस्कस किया है, while heavy REs are not available in extractable quantities। तो हैवी वाली इंडिया के पास है नहीं, and that's why US has also tried to push this mandate of covering and acquiring rare earth element, और इसी के कारण उन्होंने पैक्स सिलिका, एक टर्म है जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, पैक्स सिलिका इज अ काइंड ऑफ organization, let's say group of countries have come together to make sure that they have enough of rare earth element, और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें वो प्रोडक्ट्स बना पाए, एंड देन दे कैन सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओनली नियोडिनम एंड पैरास्मोडियम आर अवेलेबल इन इंडिया एंड आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड टू 99% प्योरिटी लेवल, ठीक है। माइनिंग कौन इसमें कर रहा है? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL, is a major player in mining and processing and producing rare earth compounds. So that is why this news article is very, very important. This is the fourth article. Now we move to the next article. Topic 5. International Energy Agency, IEA. अब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आज भी न्यूज़पेपर में इट हैज मेड इट्स प्रेजेंस, बिकॉज जो ईरान वर्सेस इजराइल एंड US का जो फाइट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मेक श्योर किया है दैट वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस ना हो, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिलीज्ड अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम देयर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट दे हैव रिलीज्ड सिंस इट केम इनटू फॉर्मेशन, ठीक है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, और इंडिया इसमें एक एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। इंडिया इज joined this organization in 2017 as an associate member। अब associate member is not a full time member, ठीक है। अब इसमें full time member कितने हैं? It consists of 33 member। अब उसमें 33 में आप अगर कहीं कहीं देखोगे, कुछ सोर्सेज में 32 मेंबर भी है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो 32 मेंबर है। मैंने यहाँ पे 33 मेंबर इसलिए लिखा है क्योंकि कोलंबिया हैज बीन आस्क्ड टू बिकम द 33rd मेंबर, ठीक है। अगर 32 भी आता है एग्जाम में, इट इज वेल एंड करेक्ट, ठीक है। एंड 13 एसोसिएट मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। 13 एसोसिएट मेंबर है, जिसमें इंडिया भी एक है। अब इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं और एसोसिएट मेंबर क्यों है? इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर इसलिए है बिकॉज इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ IEA यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ OECD, ठीक है। OECD is a organization of economic and cooperation development, because इसमें जो भी developed countries है ना, they have come together, and when they have come together in the wake of 1973-74 oil crisis to help members respond to the major oil disruptions, a role it continues to fulfill today, today as in today, आज भी। जैसे strategic oil reserve जो है इनके पास, इन्होंने रिलीज किया इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दुनिया में ऑयल की कमी ना हो, ठीक है। मैंडेट क्या है? ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की फोकस एरियाज क्या है? फोकस ऑन मेन एरिया एनर्जी सिक्योरिटी,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो आईईए का एक रोल है, अगर आप ओईसीडी का मेंबर नहीं हो तो आईईए का मेंबर नहीं बन सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज अ एसोसिएट मेंबर। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट, बहुत सारी रिपोर्ट निकालते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। दिस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज अ रिपोर्ट published by IEA that you need to know. This is a very important point. Other reports are World Energy Balances, Energy Technology Perspective, World Energy Statistics and Net Zero by 2050. ये reports निकालती है। ठीक है, so I hope this was very helpful for you. आप इसको इंश्योर करो, रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है, this PPT will be available on our Telegram page. If you want it, you can download it from there. ठीक है, in the next session we will try to discuss questions related to these 5 topics, and additional questions can also be added. ठीक है, all the best, revise well and for the exam.